सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं चैनाराम महिला, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना से बीए प्रथम वर्ष में भारतीय प्रतिनिधि राजनीति विचारकों के अंतर्गत आज हम महात्मा गांधी के बारे में चर्चा करेंगे। महात्मा गांधी, उनका परिचय व उनके जो प्रेरणा स्रोत हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। वैसे तो राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी ही नहीं, अन्य विषयों के विद्यार्थी भी गांधी जी से परिचित हैं। सभी ने लगभग महात्मा गांधी के जीवन परिचय के बारे में सुन रखा होगा। स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान के बारे में सुन रखा होगा, लेकिन जो उनके प्रेरणा स्रोत है उनके बारे में काफ़ी कम लोगों को जानकारी होगी कि उन्होंने जो विभिन्न विचारक हैं, वो चाहे भारत के हो या पाश्चात्य जगत के हो, उनसे उन्होंने प्रेरणा ली और उन्हें अपने जीवन में उन्होंने आदर्श के रूप में अपनाया। तो उन सभी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। महात्मा गांधी, परिचय व प्रेरणा स्रोत। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। पुतलीबाई और करमचंद गांधी के 3 बेटों में ये सबसे छोटे थे। करमचंद गांधी काठियावाड़ रियासत के दीवान थे। बाल्यकाल में उनके जीवन पर परिवार और माँ के धार्मिक वातावरण, जो प्रेरणा स्रोत में पहला जो प्रेरणा स्रोत है वो उनकी माँ ही मान सकते हैं हम। तो धार्मिक वातावरण और विचार का गहरा असर पड़ा अब उनकी माँ का। राजा हरिश्चंद्र नाटक से बालक मोहनदास के मन में सत्य निष्ठा के बीज पड़े। जो राजा हरिश्चंद्र का जो नाटक होता है, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, उनसे उनके मन में सत्य निष्ठा के बीज पड़े। मोहनदास की शुरुआती पढ़ाई लिखाई स्थानीय स्कूलों में हुई। वो पहले पोरबंदर के प्राथमिक पाठशाला में और उसके बाद राजकोट स्थित अल्बर्ट हाई स्कूल में पढ़े। पढ़ने लिखने में वो औसत विद्यार्थी थे। स्थानीय स्कूलों से हाई स्कूल की पढ़ाई करने के बाद 1888 में महात्मा गांधी वकालत की पढ़ाई करने के लिए ब्रिटेन गए। जून 1891 में उन्होंने वकालत की पढ़ाई पूरी की और फिर देश वापस आ गए। साल 1893 में वो गुजराती व्यापारी शेख अब्दुल्ला के वकील के तौर पर काम करने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए और गांधी जी के अफ्रीका प्रवास ने उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी। दशा और दिशा दोनों ही अफ्रीका से उनकी बदल गई। तो वहाँ सोचिए आप कि वहाँ एक वकील के तौर पे वो जाते हैं और वकील का काम होता है कि अपने क्लाइंट का जो केस है उसे हल करना। लेकिन गांधी जी ने उस केस के साथ साथ वहाँ के समाज में, जो अफ्रीका के समाज में जो रंग भेद की नीति की वजह से जो 2 वर्ग बन गए थे, एक शासक और दूसरा जो वंचित वर्ग, तो वंचित वर्ग के और भारतीयों के साथ में जो हो रंग भेद के आधार पर जो भेदभाव होता था, उसकी वो आवाज़ बने वहाँ पे और उन्होंने उनको जो है वो अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष शुरू किया। तो वहाँ से अफ्रीका प्रवास ने उनकी ज़िंदगी की दिशा बदल दी। करीब 23 साल के मोहनदास को तब शायद ही पता हो कि जीवन के अगले 21 साल वो दक्षिण अफ्रीका में गुजारने वाले हैं। महात्मा गांधी रस्किन बॉन्ड और लियो टोल्स्टॉय की शिक्षा से बहुत अधिक प्रभावित थे। वो जैन दार्शनिक रायचंद्र से भी प्रेरित थे। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में टोल्स्टॉय फोरम की भी स्थापना की थी। ये भी अक्सर पूछा जाता है। लंदन प्रवास के दौरान ही उन्होंने हिंदू, इस्लाम, ईसाई आदि धर्मों का अध्ययन कर लिया था। वकालत के जो एजुकेशन ले रहे थे उसी दौरान उन्होंने विभिन्न धर्मों के प्रमुख बुद्धिजीवियों के संग धर्म संबंधी विभिन्न विषयों पर काफ़ी चर्चा की थी। 1915 में उन्होंने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया। शुरू में उन्होंने अंग्रेज सरकार का समर्थन किया। चंपारण में नील आंदोलन से शुरुआत के बाद गुजरात के खेड़ा जिले में कर नहीं देने का सफल आंदोलन उन्होंने किया। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन का भी उन्होंने सफलतापूर्वक
जो है किसानों के, मजदूरों के हक में फैसला करवाया। तो इस समय तक वो राजभक्त हुआ करते। तो दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों को अधिकार दिलाने के बाद में, रंगभेद के विरुद्ध वहाँ पे संघर्ष में विजय हासिल करने के बाद में वो भारत आते हैं और यहाँ से उनके भारत में सार्वजनिक जीवन की शुरुआत होती है। चंपारण में जो नील की खेती होती थी, वहाँ पे किसानों के साथ में अत्याचार होता था। वहाँ पे राजकुमार शुक्ल नामक व्यक्ति के आग्रह पर महात्मा गांधी वहाँ जाते हैं और किसानों के पक्ष में वहाँ पे वो आंदोलन को लीड करते हैं और नतीजे में अंग्रेज सरकार को झुकना पड़ता है और किसानों को वहाँ पे विजय हासिल होती है। फिर गुजरात के खेड़ा जिले में टैक्स नहीं देने का उन्होंने सफल आंदोलन किया। अकाल के दौरान टैक्स देने की जो बात थी उसको उन्होंने किसानों के पक्ष में पुरजोर तरीके से उठाई और उसमें भी उन्हें सफलता हासिल हुई। फिर अहमदाबाद के मिल मजदूर आंदोलन, जो मजदूर हैं उनके हक के लिए उन्होंने आंदोलन किए और इन तीनों ही आंदोलनों में उन्हें सफलता मिली और उन्हें ऐसा लगा कि अंग्रेज सरकार से सही तरीके से मांग रखी जाए तो वो ज़रूर सुनवाई करती। तो इसका मतलब वो राजभक्त यहाँ तक थे और उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में जो ब्रिटेन की सेना थी उसमें अधिकांश भारतीय थे, तो भारतीयों को उन्होंने राजी किया कि आप जो है ब्रिटेन की तरफ से इस युद्ध में हिस्सा लो। ब्रिटेन की हार हमारी हार होगी, ब्रिटेन की जीत हमारी जीत होगी। तो एक तरीके से उन्होंने ब्रिटिश जो सेना है उसका सपोर्ट किया, तो वो राजभक्त थे। लेकिन स्थिति बदलती है 1918 में आए रोलट एक्ट के बाद में। मार्च 1922 से फरवरी 1924 तक वो कारावास में रहे। तो रोलट एक्ट जो 1918 में आया, जिसे काला कानून कहा गया, और उसके विरोध में देश भर में प्रदर्शन हुए और उन्हीं में से एक प्रदर्शन जो अमृतसर में भी हो रहा था। और उस प्रदर्शन पर जब जनरल डायर द्वारा गोलीबारी की गई, हजारों लोगों को वहाँ पे शहीद होना पड़ा। तो वो जलियांवाला जो बाग हत्याकांड है उसके बाद में स्थिति पूरी तरीके से बदल जाती है और महात्मा गांधी अंग्रेज सरकार की खिलाफत करते हैं। और खिलाफत आंदोलन जो उस समय मुस्लिम कर रहे थे उसका भी महात्मा गांधी ने सपोर्ट किया और असहयोग आंदोलन की पूरी रूपरेखा महात्मा गांधी के नेतृत्व में रची गई और उन्होंने संपूर्ण भारतवर्ष को एक ऐसे आंदोलन के लिए तैयार किया जो उससे पहले कभी नहीं हुआ था। तो 1857 की क्रांति के बाद में ये पहला आंदोलन था जिसमें भारत के लगभग सभी वर्ग के लोग, सभी जाति के, सभी धर्म के, सभी संस्थाओं के, स्कूलों से लेकर के महाविद्यालयों से लेकर के वकील या सभी लोग जो थे, किसान, मजदूर, वो सभी इस आंदोलन का हिस्सा बने और एक बहुत बड़े पैमाने पे एक आंदोलन भारत में राष्ट्रीय क्रांति के रूप में सामने आता है। तो असहयोग आंदोलन में अब उस असहयोग आंदोलन में जो घटना होती है, चौरी चौरा नामक जो स्थान है वहाँ पे जो पुलिस वालों को जिंदा जला दिया जाता है और उसके बाद में आंदोलन वापस ले लिया जाता है महात्मा गांधी द्वारा। तो उस स्थिति के बाद में महात्मा गांधी को 6 वर्ष के कारावास की सजा हुई और फरवरी 1924 में उनकी तबीयत खराब होने के कारण उनको समय से पूर्व ही रिहा कर दिया गया। और इसी वर्ष वो कांग्रेस के जो बेलगाम अधिवेशन है उसके वो 1924 में अध्यक्ष चुने गए। तो गांधी जी एकमात्र एक ही अधिवेशन के अध्यक्ष रहे, वो बेलगाम अधिवेशन 1924। इसके बाद में हम देखें तो महात्मा गांधी द्वारा जो सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया, दांडी मार्च उनके द्वारा निकाला गया और उसके बाद देखें तो भारत छोड़ो आंदोलन तक और देश को आज़ादी दिलाने तक उनके द्वारा जो प्रयास किए गए वो पूरी दुनिया उससे परिचित है। पूरी दुनिया मानती है कि महात्मा गांधी के अथक परिश्रम और अथक उनके प्रयासों की वजह से भारत को आज़ादी मिलती है। महात्मा गांधी के साथ असंख्य दूसरे जो स्वतंत्रता सेनानी है उनका भी योगदान माना जाता है, लेकिन महात्मा गांधी को उनमें सबसे ऊपर रखा जाता और सुभाष चंद्र बोस द्वारा उन्हें राष्ट्रपिता का नाम दिया गया। अब बात करते हैं महात्मा गांधी जी के जो प्रेरणा स्रोत है जिनसे उन्होंने
प्रेरणा ली। तो महात्मा गांधी के प्रेरणा स्रोत जिनसे गांधी जी प्रेरित होते हैं। तो प्रेरणा स्रोत के बारे में चर्चा कर रहे हैं हम। उन्हें दो भागों में हम बांट सकते हैं। प्रथम है पूर्वी स्रोत और द्वितीय आता है पश्चिमी स्रोत। पूर्वी स्रोत का मतलब जो भारत या हिंदू धर्म और जैन धर्म, इन धर्मों से, बौद्ध धर्म, जो भारतीय संस्कृति में रचे बसे हैं, उनसे जो प्रेरणा उन्होंने ली है उन्हें पूर्वी स्रोत के अंतर्गत रखा जाता है। और पश्चिम के जो विचारक हैं, ईसाई धर्म है उनसे जुड़े हुए विचारक हैं, उनसे जो प्रेरणा ली उन्हें पाश्चात्य जगत या पश्चिम के स्रोत माना जाता है। तो सर्वप्रथम जैसा जीवन परिचय में हमने पढ़ा, माता जी से उन्हें वैष्णव धर्म के संस्कार प्राप्त हुए। सत्य व अहिंसा की प्रेरणा उन्हें जैन व बौद्ध धर्म से मिली। तो उनके जीवन का जो एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि जो आधार है सत्य और अहिंसा, वो उन्होंने जैन और बौद्ध धर्म से ग्रहण किया। अहिंसक प्रतिकार की प्रेरणा उन्हें श्यामलाल भट्ट की गुजराती कविता से मिली, और जिसमें लिखा था कि यदि कोई तुम्हें पानी पिलाए और बदले में तुमने भी उसे पानी पिलाया तो उसका कोई महत्व नहीं है। क्यों? क्योंकि जो उपकार तुम्हारे ऊपर चढ़ गया था उसका आप बदला ले रहे हो, तो वो इक्वल हो गया, वो बराबर हो गया, उसका आपको फायदा कैसे मिलेगा? उसका कोई महत्व नहीं। अपकार के बदले उपकार का महत्व है। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति आपको कोई हेल्प नहीं करता है, वो आपका अपमान भी कर दे जाए, फिर भी आप उसका अगर सहयोग करते हो, आप उसकी सहायता करते हो, तो वो उपकार है, उसका महत्व है। तो अहिंसक प्रतिकार, उसकी प्रेरणा उन्हें मिलती है श्यामलाल भट्ट की गुजराती कविता से। अपकार के बदले उपकार का महत्व। गांधी जी पूर्वी स्रोतों में देखें तो श्रीमद् भागवत गीता जो ग्रंथ है, महान ग्रंथ, उससे प्रभावित थे। वह इसे आध्यात्मिक संदर्भों की पुस्तक कहा करते थे। और गांधी जी का जो है गीता में जो निष्काम कर्म की बात कही गई है, कर्म कर्तव्य है, फल अधिकार है, कर्म करते रहिए, फल की इच्छा मत कीजिए, उस जो निष्काम कर्म की बात गीता में कही गई है उसमें गांधी जी का अटूट विश्वास था और वो इसे आध्यात्मिक संदर्भों की पुस्तक कहा करते थे। अब बात करें हम पश्चिम के जो स्रोत हैं उनकी, पश्चिमी स्रोत, तो गांधी जी को जो ईसाइयों का धार्मिक ग्रंथ है बाइबिल, तो बाइबिल के पर्वत प्रवचन से वो बहुत प्रभावित हुए, जिसमें लिखा था कि अत्याचारी का प्रतिकार मत करो, अत्याचारी का विरोध मत करो, जो आप पर अत्याचार करता है उसका उसी की भाषा में जवाब मत दीजिए, बल्कि उससे प्रेम कीजिए। जो तुम्हारे, ये अक्सर हम लोगों ने सुना होगा, जो तुम्हारे दाएं गाल पर चांटा मारे उसके सामने बायां गाल भी कर दो। अपने शत्रु से भी प्रेम करो। तो कितनी बड़ी बात है, और कहाँ लिखी है? वो बाइबिल में लिखी है। जो प्रवचन है बाइबिल का, जो ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ है उसमें, और वहाँ से उन्होंने इस चीज़ को ग्रहण किया। अपने शत्रु से प्रेम करने की बात वो महात्मा गांधी जैसा व्यक्ति ही कर सकता है। अन्यथा हम सभी जानते हैं कि एक गाल पे चांटा मारे तो हमारी मनोस्थिति क्या होती है, लेकिन उन्होंने कहा कि उसके सामने आप दूसरा गाल कर दीजिए। तो अपने शत्रु से प्रेम करने की बात वो महात्मा गांधी जैसा शख्स ही कर सकता है, और इसी वजह से आज वो पूरी दुनिया में उनको पूजा जाता है। जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट से वो बहुत प्रभावित हुए, और उसका सर्वोदय के नाम से गुजराती में उन्होंने अनुवाद भी किया। सर्वोदय, सबका उदय, सबका विकास, जो आज हम पढ़ते हैं सबका साथ सबका विकास, तो उसकी प्रेरणा कहाँ से मिलती है उनको? जॉन रस्किन से मिलती है, महात्मा गांधी से मिलती है। इसमें लिखा है कि एक वकील के काम का भी उतना ही महत्व है जितना कि एक नाई के काम का। तो कोई भी काम छोटा या कोई भी काम बड़ा नहीं होता। उन्होंने वंचित वर्गों के लिए, जो वंचित वर्ग के लोग हैं उनके लिए उन्होंने हरिजन शब्द काम में लिया। हरिजन अर्थात हरि यानी प्रभु के, वो सबसे प्रिय हैं। तो कोई भी काम उनका मानना था, चाहे साफ सफाई का काम हो या वकालत करने का काम हो, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सभी व्यक्तियों को
अपने काम से आजीविका प्राप्त होती है, उनसे उनका जो है गुजारा भत्ता उसी से होता है। तो उनको आजीविका उससे प्राप्त होती है, तो वो काम कोई भी हो, वो छोटा या बड़ा नहीं होता। एक व्यक्ति का हित जो है सभी व्यक्तियों के हित में निहित है। शारीरिक श्रम करने वाले, देखिए क्या कहते हैं वो, शारीरिक श्रम करने वाले किसान या कारीगर का जीवन ही वास्तविक जीवन है। तो उनका ये मानना था कि जो मेहनत वाले काम है, वो जो व्यक्ति मजदूर या किसान जो काम करते हैं, वो वास्तविक जीवन है उनका जीवन। इन्होंने आत्मिक बल को ही सर्वोच्च महत्व दिया। तो आत्मिक बल को उन्होंने सर्वोच्च महत्व दिया। पाश्चात्य स्रोतों के अंतर्गत गांधी जी अमेरिकन अराजकतावादी लेखक हेनरी थोरो से भी प्रभावित हुए। ऐसे प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, अमेरिकन अराजकतावादी लेखक जिससे गांधी जी प्रभावित हुए, तो क्या नाम है उनका? हेनरी थोरो। थोरो के कथन भलाई को बढ़ाने वाले सभी लोगों के साथ भलाई और बुराई को प्रोत्साहित करने वाले लोगों के साथ असहयोग करना चाहिए। तो भलाई करने वालों के साथ भलाई कीजिए और बुराई करने वाले लोगों के साथ में असहयोग कीजिए। थोरो ने इसके लिए हिंसात्मक साधनों की छूट भी दी थी, लेकिन गांधी जी ने सदैव अहिंसक साधनों के साथ में असहयोग को अपनाया। तो जो असहयोग करने की बात जो गांधी जी के हम जीवन चरित्र में देखते हैं, विभिन्न आंदोलनों में उन्होंने असहयोग किया सरकार के साथ में, उन्होंने असहयोग साधनों का प्रयोग करते हैं, वो उन्होंने भूख हड़ताल की या उन्होंने मौन व्रत रखा वहाँ पे। तो ये जो असहयोग का जो तरीका है वो कहाँ से आया उनके पास में? हेनरी थोरो से लिया उन्होंने। क्यों? जो उन्होंने कहा था कि बुराई को प्रोत्साहित करने वाले तत्वों के साथ में हमें असहयोग करना चाहिए। तो वो असहयोग की प्रेरणा उन्हें अमेरिकन अराजकतावादी लेखक हेनरी थोरो से मिली। थोरो की पुस्तक ऑन द ड्यूटी ऑफ सिविल डिसओबीडेंस, तो ऑन द ड्यूटी ऑफ सिविल डिसओबीडेंस जो पुस्तक है, उनसे वो प्रेरित हुए। इसी के साथ में देखें, रूसी लेखक टॉल्स्टॉय से भी गांधी प्रभावित थे। इनकी पुस्तक द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, अर्थात ये स्वर्ग तुम्हारे भीतर है। स्वर्ग जो हम बात करते हैं स्वर्ग और नरक की, यह गॉड जो है, गॉड का जो है कह सकते हैं कि उनकी जो है भगवान की जो पात्रता है या उनकी जो है उनके द्वारा कोई चीज़ हमें मिलनी है, तो वो कहाँ है? वो हमारे भीतर ही है। स्वर्ग तुम्हारे भीतर है। ये पुस्तक टॉल्स्टॉय की पुस्तक है, उनसे वो बहुत प्रभावित हुए। पुस्तक को पढ़ने के बाद में उनके मन में अहिंसा के प्रति जो भी संदेह थे वो सब दूर हो गए। तो जो अहिंसा के प्रति थोड़े बहुत संदेह थे, हालांकि सत्य और अहिंसा को उन्होंने जैन और बौद्ध धर्म से ग्रहण किया था, लेकिन हर आंदोलन में सत्य और अहिंसा को प्रयोग में लाना, अहिंसा को आगे रखना, तो वो अहिंसा की प्रेरणा, जो अहिंसा के बारे में जो थोड़े बहुत संदेह थे, वो इस लाइन को, इस किताब को पढ़ने के बाद में उनके वो क्लियर हो गया, वो सब संदेह उनके दूर हो गए। इसके अतिरिक्त गांधी जी पर कार्लाइल की पूजा, हजरत मोहम्मद के चरित्र का भी प्रभाव पड़ा। तो ये उनके पाश्चात्य स्रोत हैं जिनसे वो प्रभावित हुए। तो अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि गांधी जी के स्रोतों के, प्रेरणा स्रोतों के नाम बताइए। आज बात करें हम महात्मा गांधी से, दुनिया भर के लोग प्रेरित हुए हैं। गांधी जी से प्रेरित होकर के कितने ही लोगों ने आंदोलन चलाए हैं, लेकिन स्वयं गांधी जी किनसे प्रेरित हुए हैं वो हमें ध्यान रखना। तो वो पूर्वी स्रोत और पाश्चात्य स्रोत, साथ ही साथ गांधी जी का जीवन परिचय जो है, किस प्रकार जन्म से लेकर के जो उनके शहीद होने का जो दिवस है वहाँ तक जो उनका जो जीवन चला है वकालत करने के दौरान, और उसके बाद में जब दक्षिण अफ्रीका वो जाते हैं और वहाँ से लौट के आने के बाद में एक अलग ही महात्मा गांधी हमें नज़र आते हैं। एक अलग ही एक ऐसा एक महापुरुष हमें दिखलाई देता है
जिनके बारे में जो अल्बर्ट आइंस्टीन है, वैज्ञानिक, महान वैज्ञानिक, उन्होंने कहा था कि आने वाले समय में दुनिया में लोगों को शायद ही यकीन होगा कि ऐसा हार्ड मांस का पुतला इस दुनिया में पैदा हुआ था। तो वो महान व्यक्तित्व जिन्होंने अपनी आभा से संपूर्ण दुनिया में रोशनी की और सत्य और अहिंसा का पाठ उन्होंने पढ़ाया, वो महात्मा गांधी, उनका जीवन परिचय और उनके प्रेरणा स्रोत आज के इसे लेसन में। धन्यवाद।